क्या आपको लगता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है? क्या आपको लगता है कि जब देश पर मुसीबत आती है या जब किसी समाज का भला करना होता है तो लोग खुद ब खुद मिलकर खड़े हो जाते हैं? अगर आपका जवाब हाथ है तो मुबारक हो, आप एक बहुत बड़े स्वीट इल्यूजन में जी रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि इंसान फितरत से एक पैरासाइट है। वो चाहता है कि भलाई सबकी हो, कानून सबके लिए बदले, रास्ते साफ हो जाए, पर उसके लिए पसीना कोई और बहाए। हम सब फ्री राइडर्स हैं, यानी वो लोग जो बस में चढ़ तो जाते हैं पर टिकट के पैसे तब तक नहीं देते जब तक टीटी डंडा लेकर सर पर ना खड़ा हो जाए। हमारी ये यूनिटी और एकता में बल वाली कहानियां सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। असलियत में बड़े ग्रुप्स हमेशा फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी कैलकुलेटिव है। वो सोचता है कि अगर मैं मेहनत ना भी करूं तभी फायदा तो मुझे मिल ही जाएगा, तो मैं बेवकूफ क्यों बनूं? इसी कड़वी और नंगी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा है मैनकर ओल्सन ने अपनी रेवोल्यूशनरी बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन में। ये बुक कोई मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और बताती है कि क्यों गरीब हमेशा गरीब रहेगा और क्यों सिर्फ मुट्ठी भर अमीर लोग पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। मैनकर ओल्सन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट थे, जिनकी इस एक थियोरी ने पूरी पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी की बुनियाद हिला दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए दिमाग के सारे पर्दे खोलते हैं और समझते हैं आज की बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। इस किताब का सबसे पहला और सबसे कड़वा सबक यह है कि सबका भला असल में किसी का भला नहीं होता। मैनकर ओल्सन कहते हैं कि अगर एक ग्रुप बहुत बड़ा है तो उस ग्रुप के हर सदस्य के पास काम चोरी करने का एक बहुत ही लॉजिकल बहाना होता है। इसे समझने के लिए अपने मोहल्ले की उस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA के बारे में सोचिए, जो हर साल पार्क की सफाई या सिक्योरिटी के नाम पर चंदा मांगती है। आप देखेंगे कि 100 घरों में से सिर्फ 10 घर वाले ही जोश में आकर पैसे देते हैं या मीटिंग में आते हैं। बाकी के 90 घर क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि अगर पार्क साफ हो गया तो ताजी हवा तो मुझे भी मिलेगी ही, चाहे मैं पैसे दूं या ना दूं। इसी को ओल्सन फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं, यानी बिना टिकट के बस की सवारी करना। बड़े ग्रुप्स में इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर वो काम नहीं भी करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। यही वजह है कि बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन अक्सर सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने तक ही सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि जमीन पर उतरकर पसीना बहाने की बारी आती है तो हर कोई सोचता है कि कोई और तो कर ही रहा होगा। अब यहां एक बहुत बड़ा पेच है जिसे ओल्सन ग्रुप साइज की थ्योरी कहते हैं। वो कहते हैं कि जितना छोटा ग्रुप होगा उतनी ही उसकी ताकत ज्यादा होगी। इसे एक इंडियन शादी के एग्जाम्पल से समझिए। अगर शादी में सिर्फ 5 करीबी दोस्त हैं जिन्हें डेकोरेशन का जिम्मा दिया गया है तो उन 5 पर भारी प्रेशर होगा। अगर फूलों की सजावट खराब हुई तो सबको पता चल जाएगा कि किस दोस्त ने काम चोरी की है। यहां शर्म और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी काम करती है। लेकिन अगर वही काम 500 लोगों की किसी बड़ी कमेटी को दे दिया जाए तो हर कोई एक दूसरे का मुंह ताकेगा और अंत में काम बिगड़ जाएगा। छोटे ग्रुप्स में धोखा देना नामुमकिन होता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े घोटाले मुट्ठी भर लोग मिलकर कर लेते हैं, पर करोड़ों ईमानदार लोग मिलकर एक अच्छा सिस्टम नहीं बना पाते। छोटे ग्रुप के लोग जानते हैं कि अगर वो कामयाब हुए तो मलाई सिर्फ उन्हीं 4 से 5 लोगों में बंटेगी, यानी उनका पर्सनल बेनिफिट बहुत बड़ा होता है। वही बड़े ग्रुप में अगर कोई बड़ा बदलाव आ भी गया तो उसका फायदा करोड़ों में बंट जाएगा और एक इंसान के हिस्से में शायद कुछ पैसे या रत्ती भर का बदलाव ही आए। तो भाई, कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? ओल्सन यहां एक और गहरा कटाक्ष करते हैं जिसे वो रैशनैलिटी कहते हैं। हम सोचते हैं कि जो इंसान समाज के लिए नहीं लड़ रहा वो स्वार्थी या बुरा है, पर ओल्सन कहते हैं कि वो इंसान असल में रैशनल यानी समझदार है। एक समझदार इंसान अपनी एनर्जी वहां क्यों लगाएगा जहां उसे पता है कि उसके अकेले के करने से कुछ नहीं बदलने वाला और ना करने पर भी उसे वही मिलेगा
जो सबको मिल रहा है। इसी सोच की वजह से पब्लिक गुड्स यानी वो चीजें जो सबके लिए है, जैसे साफ हवा, साफ नदियां या भ्रष्टाचार मुक्त देश, हमेशा बदहाल रहते हैं। क्योंकि इन चीजों को ठीक करने की कीमत तो कुछ लोग चुकाते हैं, पर मजा पूरी दुनिया लेती है। इसे एक इमोशनल उदाहरण से समझिए। एक ईमानदार ऑफिसर जो सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। उसकी फैमिली परेशान होती है, उसका करियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन उसकी इस लड़ाई से अगर सिस्टम 1% भी सुधरता है, तो उसका फायदा उस पूरे शहर को मिलता है जो तमाशा देख रहा था। अब आप खुद सोचिए, क्या एक समझदार बाप अपने बच्चों की रोटी दांव पर लगाकर उस समाज के लिए लड़ेगा जो उसके पीछे खड़ा तक नहीं होता? यही वो लॉजिक है जो अच्छे लोगों को चुप करा देता है। अक्सर कहा जाता है कि जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, लेकिन ओल्सन कहते हैं कि जनता की कोई एक आवाज होती ही नहीं है। जनता तो उन बेबस लोगों का झुंड है जो अपनी अपनी छोटी छोटी जरूरतों में उलझे हुए हैं। इस चैप्टर का सबसे डरावना सच यह है कि एक बड़ा संगठन तभी बनता है जब उस पर कोई बाहरी दबाव हो। लोग अपनी मर्जी से कभी भी बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते। आप किसी कंपनी के कर्मचारी हैं तो आप वहां काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सैलरी मिलती है, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। आप किसी देश के नागरिक हैं तो आप टैक्स इसलिए भरते हैं क्योंकि अगर नहीं भरेंगे तो जेल हो जाएगी। ये कॉर्शन यानी जबरदस्ती है। अगर सरकार ये कह दे कि टैक्स देना आपकी मर्जी है, जिसे देश से प्यार है वो दे दे, तो यकीन मानिए अगले दिन देश का खजाना खाली हो जाएगा। इंसान को जोड़ने वाला फेविकोल प्यार या एकता नहीं है, बल्कि लालच और खौफ है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि लोग क्रांतियों के लिए खुद सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन ओल्सन की ये थ्योरी बताती है कि उन क्रांतियों के पीछे भी कुछ छोटे, संगठित और ताकतवर ग्रुप्स थे जिन्होंने भीड़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। भीड़ तो बस एक औजार है, असली खिलाड़ी वो छोटा ग्रुप है जो जानता है कि इस भीड़ को कैसे हाकना है। तो यहां से एक बात साफ हो जाती है, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर लेने से आप दुनिया बदल देंगे, तो आप गलत हैं। भीड़ जितनी बड़ी होगी, काम चोरी उतनी ही ज्यादा होगी और वो ग्रुप उतना ही जल्दी बिखरेगा। जीत हमेशा उसकी होती है जिसके पास सिलेक्टिव इंसेंटिव्स होते हैं, यानी वो कुछ ऐसा जो सिर्फ उन लोगों को मिले जो ग्रुप के लिए वफादार है। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी में झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता को उम्मीद होती है कि जब उसकी पार्टी जीतेगी तो उसे कोई पद या ठेका मिलेगा। अगर पार्टी ये कह दे कि जीतने के बाद हम सबका भला करेंगे पर किसी को खास पद नहीं देंगे, तो कल से एक भी कार्यकर्ता रैली में नहीं आएगा। यही है वो कड़वा सच जो समाज सेवा के मुखौटे को उतार देता है। अब तक हमने समझा कि भीड़ क्यों हारती है और इंसान क्यों एक फ्री राइडर यानी मुफ्तखोर बनना पसंद करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इंसान इतना ही स्वार्थी है, तो फिर ये बड़ी बड़ी लेबर यूनियंस, प्रोफेशनल संस्थाएं और बड़े राजनीतिक संगठन बने कैसे? क्या इनमें सब लोग मुफ्तखोर नहीं है? यहीं पर मैनकर ओल्सन अपना सबसे घातक हथियार निकालते हैं, जिसे वो कहते हैं सिलेक्टिव इंसेंटिव्स। आसान भाषा में कहें तो चुनिंदा लालच। ओल्सन कहते हैं कि किसी भी बड़े ग्रुप को चलाने के लिए सिर्फ एक महान मकसद काफी नहीं है। आप लोगों से ये नहीं कह सकते कि आओ देश बचाएं और उम्मीद करें कि सब दौड़े चले आएंगे। आपको उन्हें कुछ ऐसा देना होगा जो सिर्फ उन्हें मिले जो ग्रुप का साथ दे रहे हैं, और जो साथ नहीं दे रहे उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़े। इसे एक कड़वे इंडियन उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि कॉलेजों में जो छात्र राजनीति, स्टूडेंट यूनियंस होती है, वहां जब हड़ताल बुलाई जाती है तो कुछ लड़के गेट पर खड़े होकर सबको अंदर जाने से रोकते हैं। ये क्या है? ये है नेगेटिव इंसेंटिव यानी डंडा। अगर आप शांति से क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो वो आपको करने नहीं देंगे। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा या फिर ग्रुप से बाहर करने की धमकी दी जाएगी। यानी ग्रुप का हिस्सा बनना आपकी मर्जी नहीं, आपकी मजबूरी बना दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ होता है पॉजिटिव इंसेंटिव यानी गाजर। सोचिए कि एक ट्रेड यूनियन है जिसमें लाखों मजदूर हैं। अब कोई मजदूर हड़ताल पर क्यों जाएगा? अपनी दिहाड़ी क्यों मारेगा?
ओल्सन कहते हैं कि सफल यूनियंस वही होती है जो अपने मेंबर्स को कुछ खास देती है, जैसे सस्ता बीमा, कानूनी मदद या मुश्किल वक्त में ग्रुप की तरफ से आर्थिक सहायता। ये फायदे उन लोगों को नहीं मिलते जो यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो अब वो मजदूर यूनियन की फीस इसलिए नहीं भरता कि उसे अपनी क्लास या मजदूर एकता से प्यार है, बल्कि इसलिए भरता है क्योंकि उसे पता है कि अगर कल को एक्सीडेंट हुआ या कानूनी लफड़ा हुआ तो सिर्फ ये यूनियन ही उसे बचाएगी। ये एक सौदा है, कोई क्रांति नहीं। ओल्सन यहां एक ऐसी बात कहते हैं जो आपके दिमाग की नसें हिला देगी। वो कहते हैं कि जितने भी परोपकारी दिखने वाले काम हैं, उनके पीछे असल में सोशल इंसेंटिव्स होते हैं। हम इंसानों को इज्जत की भूख होती है। सोचिए, एक अमीर आदमी किसी मंदिर या अस्पताल के लिए करोड़ों का दान क्यों देता है? क्या उसे सच में उन मरीजों से प्यार है जिन्हें वो जानता तक नहीं? ओल्सन के हिसाब से वो दान इसलिए देता है ताकि अस्पताल की दीवार पर उसका और उसके बाप का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। उसे समाज में दानवीर का टैग चाहिए। ये नाम, ये रुतबा ही उसका सिलेक्टिव इंसेंटिव है। अगर आप उस अस्पताल से उस अमीर आदमी का नाम हटा दें और दान को गुप्त कर दें तो 90% अमीर लोग चंदा देना बंद कर देंगे। हम अपनी नेकनामी के लिए समाज की सेवा करते हैं, समाज के लिए नहीं। यही लॉजिक धर्म और जाति के संगठनों पर भी लागू होता है। भारत में कई जातिगत संगठन हैं। लोग उनमें क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनकी बेटी की शादी है या बेटे को नौकरी चाहिए तो इसी बिरादरी के लोग काम आएंगे। ये एक तरह का म्यूचुअल बेनिफिट क्लब है। ओल्सन कहते हैं कि जहां नुकसान और फायदे का हिसाब साफ नहीं होता, वहां ग्रुप ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अब सोचिए उन टैक्स पेयर्स के बारे में जो चुपचाप सरकार को पैसा देते हैं। क्या वो देश के विकास के लिए देते हैं? नहीं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि इनकम टैक्स विभाग का डंडा तैयार है। अगर टैक्स देना ऑप्शन होता तो क्या कोई देता? बिल्कुल नहीं। ओल्सन यहां साबित करते हैं कि सभ्यता का सारा ढांचा डंडे और लालच पर टिका है, जिसे हम राष्ट्रवाद या सामाजिक कर्तव्य कहते हैं। वो असल में एक बहुत ही चालाकी से बुना गया सिस्टम है जो हमें या तो डराता है या हमें किसी इनाम का लालच देता है। बड़े ग्रुप्स के फेल होने की एक और वजह है जिसे ओल्सन इकोनॉमिक थ्योरी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि एक बड़े ग्रुप में हर आदमी का योगदान इतना छोटा होता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं दिखती। जैसे समुद्र में एक बाल्टी पानी डालने से उसका लेवल नहीं बढ़ता, वैसे ही करोड़ों की आबादी वाले देश में एक आदमी के वोट देने या ना देने से सरकार की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? ये अकेलेपन का एहसास ही इंसान को आलसी और स्वार्थी बना देता है। लेकिन छोटे ग्रुप में, जैसे कि 10 माफियाओं का एक गैंग, वहां हर आदमी का काम मायने रखता है। अगर एक ने भी गद्दारी की तो पूरा ग्रुप तबाह हो जाएगा। इसलिए छोटे ग्रुप्स में वफादारी और काम करने की ताकत करोड़ों की भीड़ से कई गुना ज्यादा होती है। इस चैप्टर का सबसे डरावना निष्कर्ष यह है कि हमारी सरकारें, हमारी कंपनियां और हमारे समाज को वो लोग नहीं चला रहे जो बहुमत में है, बल्कि वो लोग चला रहे हैं जो अल्पमत, माइनॉरिटी में है लेकिन संगठित है। क्योंकि वो छोटे ग्रुप में है, उनके पास बांटने के लिए बड़ा मुनाफा है और एक दूसरे पर नजर रखने के लिए सख्त डंडा। और हम उस भीड़ का हिस्सा है जो बस इस इंतजार में बैठी है कि कोई आए और हमारे लिए लड़कर हमें आजाद करा दे। ओल्सन हमें आईना दिखाते हुए कहते हैं, उठो मत, क्योंकि तुम उठोगे नहीं। तुम तो बस एक फ्री राइडर हो जिसे मुफ्त का बदलाव चाहिए। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें इंसान बनाती है, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। वो है समाज। ओल्सन यहां एक बहुत ही तगड़ी चोट करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ पैसे या मौत के डर से काम नहीं करता, वो एक और चीज से डरता है। वो है बेइज्जती। इसे ओल्सन सोशल इंसेंटिव्स कहते हैं। सोचिए, आप अपने किसी दोस्त की शादी में जाते हैं। आपका मन नहीं है, आपका पेट्रोल खर्च हो रहा है, आपका कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है और शायद उस दोस्त से आपकी उतनी बनती भी नहीं है। फिर भी आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे? समाज में आपकी साख गिर जाएगी।
ओल्सन कहते हैं कि छोटे समाज या गांवों में ये सोशल प्रेशर एक डंडे की तरह काम करता है। वहां अगर आप किसी सामूहिक काम में हिस्सा नहीं लेते तो लोग आपको हुक्का पानी बंद करने की धमकी देते हैं। आपकी पीठ पीछे बातें होती है। ये मानसिक दबाव ही है जो लोगों को साथ खड़ा होने पर मजबूर करता है। लेकिन जैसे ही समाज बड़ा होता है, जैसे कि हमारे महानगर, सिटीज, ये दबाव खत्म हो जाता है। शहर में आपका पड़ोसी कौन है आपको फर्क नहीं पड़ता। आप कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं क्योंकि आपको कोई जानने वाला देख नहीं रहा। जहां पहचान गुमनाम हुई, वहां इंसान का स्वार्थ फिर से हावी हो गया। इसीलिए बड़े शहरों में सामाजिक आंदोलन तब तक नहीं पनपते जब तक कि कोई बड़ा निजी फायदा ना जुड़ा हो। अब जरा मार्क्स की क्लास थ्योरी को याद कीजिए। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाएंगे और क्रांति कर देंगे। ओल्सन यहां मार्क्स को गलत साबित कर देते हैं। वो कहते हैं कि क्लास, वर्ग जैसा कुछ होता ही नहीं है जो खुद ब खुद लड़ पड़े। मजदूरों की भीड़ कभी खुद से क्रांति नहीं करती। क्रांति हमेशा वो छोटे, शातिर और ऑर्गेनाइज ग्रुप्स करते हैं जो उस भीड़ को लालच देकर सड़क पर लाते हैं। लेबर यूनियंस का उदाहरण लीजिए। ओल्सन बताते हैं कि इतिहास में सबसे ताकतवर यूनियंस वो थी जिन्होंने कंपल्सरी मेंबरशिप यानी जबरदस्ती सदस्यता का नियम बनाया। अगर आप उस फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको यूनियन का हिस्सा बनना ही होगा और अपनी सैलरी का एक हिस्सा चंदे में देना ही होगा। ये कोई भाईचारा नहीं है, ये प्रोटेक्शन मनी है। अगर आप यूनियन का हिस्सा नहीं बनते तो यूनियन के लोग ही आपको गद्दार कहेंगे और आपका काम करना मुश्किल कर देंगे। तो मजदूर यूनियन के लिए इसलिए नहीं लड़ता कि उसे अपनी क्लास से प्यार है, बल्कि इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे अपनी नौकरी प्यारी है। यहीं से जन्म होता है द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्रेट बाय द स्मॉल का। यह सुनने में अजीब लगेगा, पर ओल्सन कहते हैं कि अक्सर बड़े ग्रुप्स का शोषण छोटे ग्रुप्स करते हैं। इसे आज के दौर के टैक्स सिस्टम से समझिए। एक देश में करोड़ों मिडिल क्लास लोग हैं और कुछ हजार बड़े बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन छोटे ग्रुप में हैं, संगठित हैं और उनके पास लॉबिंग करने के लिए पैसा है। वो सरकार के पास जाते हैं और अपने लिए टैक्स में छूट मांग लेते हैं। अब उस टैक्स की भरपाई कौन करता है? वो करोड़ों की भीड़ जो बिखरी हुई है, जिनके पास ना कोई संगठन है, ना कोई एक आवाज। वो करोड़ों लोग मिलकर भी अपना हक नहीं मांग पाते क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मेरे चिल्लाने से क्या होगा। लेकिन वो 10 बिजनेसमैन जानते हैं कि अगर वो साथ मिलकर चिल्लाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। यहां छोटा ग्रुप जीत जाता है क्योंकि उसकी ताकत उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसके लॉजिक में है। ओल्सन एक और डरावनी बात कहते हैं सोशल मोबिलिटी यानी तरक्की के बारे में। हम सोचते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी मेहनत करेगा तो वो अमीर बन जाएगा, पर ओल्सन कहते हैं कि जैसे ही कोई इंसान थोड़ा ऊपर उठता है वो अपने पुराने ग्रुप गरीबों को भूल जाता है। वो अपने नए ग्रुप अमीरों के सिलेक्टिव इंसेंटिव्स की तलाश में लग जाता है। इसीलिए गरीबों का कोई मसीहा नहीं होता। जो मसीहा बनता है वो अक्सर उस भीड़ के कंधों पर चढ़कर खुद उस छोटे ताकतवर ग्रुप का हिस्सा बन जाता है जिसे वो कल तक गाली दे रहा था। इस पूरी थ्योरी का निचोड़ यह है कि एकता सिर्फ तब तक रहती है जब तक निगरानी, मॉनिटरिंग रहती है। जहां नजर हटी वहां इंसान ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। समाज सेवा के बड़े बड़े दावे करने वाले लोग असल में अपनी ब्रांड वैल्यू बना रहे होते हैं। ओल्सन हमें चेतावनी देते हैं कि किसी भी ग्रुप की नीयत पर भरोसा करने से पहले उसके स्ट्रक्चर को देखो। अगर उस ग्रुप में जुड़ने का कोई निजी फायदा नहीं है तो समझ लेना कि वो ग्रुप आज नहीं तो कल बिखर जाएगा। वफादारी और जज्बात के गुब्बारे को जैसे ही स्वार्थ की सुई लगती है वो फट जाता है। अब तक हमने देखा कि भीड़ क्यों बिखर जाती है और लालच कैसे काम करता है, लेकिन अब हम उस आखिरी पड़ाव पर हैं जिसे मैंकर, ओल्सन, लॉबिंग और पावर डायनामिक्स कहते हैं। ये इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे डरावना खुलासा है। ओल्सन एक बहुत ही सीधा सवाल पूछते हैं, अगर लोकतंत्र में बहुमत, मेजॉरिटी की चलती है तो फिर नियम हमेशा चंद अमीरों और ताकतवर लोगों के पक्ष में क्यों होते हैं? इसका जवाब है
स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये वो छोटे छोटे मगर बेहद संगठित ग्रुप होते हैं जो सरकार के कान में मंत्र फूंकते हैं। इसे एक इंडियन एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाना चाहती है। देश के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, लेकिन वो 140 करोड़ लोग बिखरे हुए हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई खेती कर रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो दिल्ली जाकर धरना दे। लेकिन दूसरी तरफ वो 5 से 10 बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें इस दाम बढ़ने से अरबों का फायदा होने वाला है। वो 10 लोग एक कमरे में बैठते हैं, एक साथ चंदा निकालते हैं, बेस्ट वकील और लॉबियिस्ट्स हायर करते हैं और सरकार को समझा देते हैं कि दाम बढ़ाना देश हित में है। ओल्सन कहते हैं कि छोटा ग्रुप हमेशा जीतेगा क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए बहुत बड़ा जैकपॉट। इसे कॉन्सेंट्रेटेड बेनिफिट्स एंड डिफ्यूज कॉस्ट्स कहते हैं, यानी फायदा कुछ ही लोगों में बंटना है तो वो जान लगा देंगे, लेकिन उसका नुकसान करोड़ों लोगों में थोड़ा थोड़ा बंटना है तो कोई शोर नहीं मचाएगा। अगर आपकी जेब से कोई रोज 1 रुपया चुराए तो आप शायद पुलिस के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो चोर अगर 100 करोड़ लोगों से 1 से 1 रुपया चुरा ले तो वो रातों रात अमीर हो जाएगा। हम वही 100 करोड़ लोग हैं जिनकी जेब से रोज पॉलिसी और सिस्टम्स के नाम पर पैसे निकाले जाते हैं और हम चुप रहते हैं क्योंकि हमारे लिए वो सिर्फ 1 रुपया है। इस पूरी बुक का निचोड़ यह है कि समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने अच्छे लोग हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि छोटे और स्वार्थी ग्रुप्स को कैसे रोका जाए। ओल्सन चेतावनी देते हैं कि अगर किसी देश में ये छोटे छोटे इंटरेस्ट ग्रुप्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो वो देश धीरे धीरे सड़ने लगता है। वो देश को दीमक की तरह चाट जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने ग्रुप का भला सोचते हैं, पूरे देश का नहीं। तो क्या इसका कोई हल है? ओल्सन कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव तभी आए हैं जब या तो कोई बहुत बड़ी आपदा आई हो, जैसे युद्ध या महामारी, जिसने पुराने छोटे छोटे स्वार्थी ग्रुप्स को खत्म कर दिया हो, या फिर जब डंडा कोर्शन इतना मजबूत हो कि वो फ्री राइडर्स को काम करने पर मजबूर कर दे। ये सुनना दुखद है, पर सच यही है कि इंसान बिना मजबूरी के महान नहीं बनता। दी लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन हमें ये सिखाती है कि एकता का भाषण देना आसान है, पर उसे निभाना नामुमकिन, जब तक कि आपके पास लोगों को खिलाने के लिए गाजर और डराने के लिए डंडा ना हो। अगली बार जब आप किसी को समाज सेवा का झंडा उठाए देखें तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके इंसेंटिव्स पर गौर करना। क्या वो वाकई समाज बदल रहा है या बस अपने छोटे से ग्रुप के लिए मलाई इकट्ठा कर रहा है? तो दोस्तों, ये थी मैंकर ओल्सन की वो किताब जिसने समाज को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मुझे पता है कि आज की बातें थोड़ी कड़वी थी, शायद थोड़ी निराशाजन भी, पर सच अक्सर ऐसा ही होता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है और आपको समाज का वो हिस्सा दिखाया है जो अक्सर छुप जाता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि आपको ये डार्क और रियलिस्टिक कंटेंट पसंद आ रहा है। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो सोचते हैं कि सिर्फ चिल्लाने से बदलाव आता है। उन्हें भी ये लॉजिक समझने दें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे फ्री राइडर को जानते हैं जो काम कुछ नहीं करता पर क्रेडिट सारा ले जाता है? अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। ऐसी ही और भी दिमाग हिला देने वाली किताबों के सार के लिए ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगला कड़वा सच आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए और देखते रहिए ऑडियो बुक प्रकाश। जय हिंद।